हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। फोर्थ लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। कुलॉम्स लॉ का क्वेश्चन कर लिया है, चार्ज का प्रॉपर्टी और बहुत सारा चीज जो है अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अगर आज का लेक्चर का मैं बात करूं तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अगर आप 12th में जाओगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, लेकिन आपको 10th में उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको सफिशिएंट तरीका से मैं बता दूंगा जो कि आपको किसी भी प्रकार का 10th लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो जल्दी से कॉपी और कलम निकाल लीजिए, खोल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा टॉपिक है, मजेदार है, मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ने से पहले आप क्या करो कि अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो या इस लेक्चर को देख रहे हो तो फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा अगर आप नहीं देखे हो तो। क्योंकि अगर आप 10th क्लास में हो और थोड़ा सा अगर आपको चार्ज के बारे में नॉलेज नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, जरूरी है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देख लोगे ना तो थोड़ा सा इसको सीखने में आसानी हो जाएगा, आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट आपको करेंगे हम कि अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, आपको आई बटन में सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए जी, मैं शुरू करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात, चार्ज के बारे में तो आप लोग सब जानते हो, व्हाट इज चार्ज। ओके, चार्ज और चार्ज का स्टेट क्या होता है। जब रेस्ट में होता है चार्ज तो क्या क्या करता है, जब मोशन में होता है तो क्या क्या करता है, आपको ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी पढ़ रखे है ना। तो अगर मैं बात करूं एक छोटा सा चार्ज का Q, ओके, एक छोटा सा मैंने चार्ज ले लिया Q, और कोई भी चार्ज, दुनिया का कोई भी चार्ज जो होता है ना, वो क्या करता है, अपने चारों ओर एक तरह का फील्ड बनाता है। ओके, वो ऐसा फील्ड होता है जिसे आप देख नहीं सकते। ओके, जिसे आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, इमेजिनरी है, मतलब मान लिया कि है लेकिन रियली में दिखता नहीं है। इस तरह का क्षेत्र एक उत्पन्न होता है, किसके चारों ओर, एक चार्ज के चारों ओर। बात समझे? तो थोड़ा ध्यान से समझना कि मान लो कि अगर ये चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज के चारों ओर जो है ना एक तरह का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बोले तो एक तरह का फील्ड बन रहा है, और इस फील्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कैसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे समझेंगे? ओके, तो इस फील्ड को समझने के लिए हमको कुछ तांडव रचना पड़ता है। ओके, जैसे मान लो एक छोटा सा चार्ज है, वो अपने चारों ओर क्या कर रहा है, एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और मान लो इस चार्ज के बजाय हम एक और स्ट्रॉन्ग या फिर ज्यादा वैल्यू वाला चार्ज ले लिए। मान लो कि ये 1 कूलम का चार्ज था और हमने इधर 5 कूलम का चार्ज ले लिया, 5 कूलम का चार्ज ले लिया, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस करेगा चार्ज को। ये इसका क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा इस चार्ज की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज। ओके, जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा, इसका क्षेत्र भी इंक्रीज होगा। ओके ना, अब मुझे समझना है कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इसको पता करना सबसे बड़ी बात है। ओके, तो इस चीज को आप समझते हैं कि आखिर किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पता कैसे किया जाता है। देखो मेरे भाई, किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पता करने के लिए हमें एक चार्ज चुनना पड़ता है। ओके, और वो थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप का चार्ज होता है और उस चार्ज को अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। थोड़ा ध्यान रखना,
क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। ओके, टेस्ट मतलब जो टेस्ट लेता है। ओके, तो टेस्ट लेने वाला चार्ज, टेस्ट मतलब समझने वाला कि हाँ तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, तुम्हारे पास कितना ताकत है, तुम्हारे पास कितना फील्ड है। ओके, दैट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, और टेस्ट चार्ज को जनरली क्यू नोट से डिनोट करते हैं, क्यू नोट। ओके, अब ये क्यू नोट, ये छोटा वाला क्यू है। ओके, ये क्यू नोट से क्यों डिनोट किए मैं आपको बताता हूँ। दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है, नहीं रीजन तो एक ही है, लेकिन इस टेस्ट चार्ज का जनरली दो प्रॉपर्टी होता है। देखो मैं ज्यादा स्पीड नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड लग रहा हो तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर आप थोड़ा स्पीड हो, थोड़ा स्लो हो जाओ। ओके, मैं स्लो हो जाऊंगा। ओके, तो टेस्ट चार्ज के पास दो मुख्य या फिर मेन या फिर इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी होती है। ओके, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सबसे पहला प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करता हूँ तो चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज जो है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। टेस्ट चार्ज ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ओके, नेवर विल नेगेटिव, ये माइंड में रख लेना। दूसरी बात क्या है कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ चार्ज बोलते हैं। मतलब कि इसके पास ऐसा इतना कम वैल्यू होता है ना कि नेग्लिजिबल हम लोग मान के चलते हैं। और मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, आपने कुलम्स लॉ तो पढ़ा होगा मेरे भाई, बिल्कुल आपने पढ़ा है ना यार। तो मुझे थोड़ा सा आप जानकारी दो कि मान लो कि ये Q1 है, ओके, और ये Q2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये Q1 Q2 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा ना यार। और ये जो Q2 है Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये एक बात मुझे बताओ, मान लो इस Q1 का वैल्यू और इस Q2 का वैल्यू जो है बिल्कुल सेम है। सेम बोले तो अगर ये 1 कूलम है तो ये भी क्या है, 1 कूलम है। तो मुझे बताओ कि ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा कि नहीं? मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बट निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, बात समझ रहे हो ना? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट में लग रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये बराबर है, याद रखना, बस एक नेगेटिव वैल्यू आ गया ड्यू टू डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन दोनों का एक ही दिशा में नहीं है। अगर एक ही दिशा में रहता तो कोई बात नहीं रहता। बात समझ रहे हो ना? ऐसे आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हो कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मान लो मैं एक इंसान हूं, मैं एक आदमी हूं, और एक आदमी इधर मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है और एक आदमी इधर मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो इधर 5 इधर 5, बताओ मेरे पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? लड्डू, जीरो, कहीं नहीं कुछ लगने वाला है, क्योंकि जितना इधर लगा रहा है उतना इधर बैलेंस कर दे रहा है। लेकिन क्या होगा कि इधर मान लो कि अगर कोई 5 न्यूटन लगा रहा है और इधर 3 न्यूटन लगा रहा है, 3, इधर 5 इधर 3, तो बताओ ये 5 वाला 2 न्यूटन से खींचेगा ना, क्योंकि 5 में से 3 बैलेंस कर लिया, बचा कितना, 2 से मुझे इधर खींचेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ओके, तो दोनों फोर्स लगाएंगे तो बताओ फोर्स कितना होगा, F + F = 0, क्योंकि फोर्स कहीं भी ज्यादा कम नहीं लग रहा है, बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते F = -F, क्योंकि F उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। आई थिंक आपको ये सब बात क्या है पता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा था कि मान लो कि दो चार्ज है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है तो बिल्कुल लगभग बराबर लगेगा, या थोड़ा मोड़ा कम लगने वाला है। कि क्यों? क्योंकि अगर इसका वैल्यू अगर चेंज हो गया, 1 कूलम हो गया, 5 कूलम हो गया, तो ये इस पे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये इस पे थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। 5 वाला जो है वो ज्यादा फोर्स लगाने वाला है इस पे, लेकिन 1 कूलम वाला कम फोर्स लगाएगा। ऐसे ही आपको पता है कि जिसके पास ताकत ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा होता है, उसके पास उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है। जिसके पास पैसा कम होता है उसका वैल्यू भी कम होता है। ये हमारा देश का, हमारा दुनिया का नियम है, कानून है, कल्चर है ऐसा। ओके, अकॉर्डिंग टू पैसा वैल्यू मापा जाता है आजकल, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू इतना कम होता है कि जिस भी चार्ज का उसको इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया जाता है। और वो चार्ज, इस सोर्स चार्ज, मतलब कि जिस चार्ज का मापना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। कहने का मतलब कि मान लो हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रख दिए जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये दोनों पे फोर्स लगाना शुरू करेगा।
ये इस पे लगाना शुरू करेगा और ये इस पे लगाना शुरू करेगा, तो बताओ इसका ओरिजिनल फोर्स हमको पता चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, हमको नेट फोर्स पता करना पड़ेगा। फिर नेट समझते हो ना? नेट मतलब ये इस पे लगाया, तो इस पे लगाने के बाद इस पर कितना बचा, उसके बाद इसका ताकत हम आंकेंगे कि हाँ कितना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मापने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम वैल्यू का चार्ज लेना पड़ता है, और ऐसा चार्ज लेना पड़ता है कि इस वाले चार्ज का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं कर पाए, और इस चार्ज का ओरिजिनल वैल्यू हमको बता दे। बात समझे? इस चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर दे, बता दे कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना स्ट्रेंथ है उसके पास, कितना ताकत है इसके पास। ओके, क्योंकि अगर मुझे आप बताओ कि मान लो एक और इसी प्रकार का हमने चार्ज यहाँ पे ले लिया, तो दोनों का ताकत बराबर ना हो गया यार। तो ये बोलेगा आओ और ये बोलेगा आओ, चलो भिड़ते हैं, तो बताओ कौन मारेगा काटेगा? दोनों बराबर रहेगा, समझ रहे हो ना? लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी है और एक बहुत छोटा आदमी है, तो बताओ बड़ा आदमी छोटा आदमी का क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन छोटा आदमी बड़ा आदमी को क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, कोई औकात ही नहीं है केवल एक काम करने के अलावा, जी हुजूर जी हुजूर। बात समझ रहे हो ना? तो समझ लो यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है और ये बहुत गरीब आदमी है, और गरीब आदमी पता करना चाहता है कि अमीर आदमी के पास पैसा कितना है। ऐसे भी बहुत जो गरीब है वो क्या बोलते हैं, अरे बाप रे लेकिन उसके पास कितना पैसा है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता है, महसूस करता है कि हाँ उसके पास पैसा है। तो यहाँ पे इस चार्ज को महसूस करने के लिए, इस चार्ज के वैल्यू को, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए हमें एक चार्ज उत्पन्न करना पड़ता है, दैट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को जो है ना इसके नजदीक लेके आते हैं, और जैसे जैसे नजदीक लेके आएंगे तो इस चार्ज को फील होगा, महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या फिर कोई भी चार्ज है तो एक दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। आपको पता है, भली भांति पता है, ठीक है ना? लेकिन ये वाला चार्ज क्यू नोट जो है इस पे कुछ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, बहुत ही क्या है, कम है। इसके पास वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस वाले चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के बाद ये अनुभव करेगा, ये महसूस करेगा कि मुझे कितना फोर्स लग रहा है, मेरे पास कितना ताकत है कि मैं आगे जाऊं, मतलब उसकी ताकत को महसूस करेगा। बात समझ रहे हो ना? कब? जब इस चार्ज के क्षेत्र में आएगा तो। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, थोड़ा समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और रीजन मतलब क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच another चार्ज और टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। बात समझे? ये चार्ज जो है वो अपने चारों क्षेत्र में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है या फिर टेस्ट चार्ज आता है, तो वो क्या करेगा, एक तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को क्या बोलेंगे, दैट फील्ड ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, क्योंकि अलग अलग चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बात समझे? कुछ मेरी बात को आया, कुछ घुसा दिमाग में? हाँ जी। तो यहाँ पे किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज चूज करना पड़ेगा। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि इस वाले चार्ज या फिर सोर्स चार्ज या फिर जिस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता है, उस चार्ज को कोई इफेक्ट, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पहुंचा सके। दैट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, अब देखो, अब क्या होगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, थोड़ा समझो ध्यान से। ओके, मुझे बताओ कि जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा फोर्स लगता है क्या? आई थिंक आपको पता होगा कि F is directly proportional to Q। आपने कूलम्ब्स नाम में पढ़ा है ना? F is directly proportional to Q। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। ओके, अब जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, क्योंकि हमने अभी तुरंत बताया था कि अगर एक कूलम्ब का थोड़ा सा फील्ड है तो 20 कूलम्ब का बहुत बड़ा फील्ड होगा, क्षेत्र। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लिख सकते हैं F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। बात समझ रहे हो? क्यों?
क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखो, हम एक एग्जांपल लेके आपको कंपेयर करते हैं। मान लो आप जो आप मुझे देख रहे हो या फिर मैं हूँ, मेरा कितना दूर तक क्षेत्र है, कितना दूर तक क्षेत्र है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब आप कहोगे कि सर मुझे आप मुकेश अंबानी से कंपेयर कर दीजिए, कभी होने वाला है? मुकेश अंबानी का क्षेत्र समझते हो, पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया में उसका धंधा चलता है। हमारा कहाँ चलता है? नहीं चलता है। तो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो ताकतवर आदमी है। हमारा क्षेत्र बहुत कम है, हम ताकतवर नहीं है। जितना ताकत है मेरा उतना हम फैले हुए हैं, सिंपल सी बात है। बात समझे ना? तो वही चीज है यहाँ पे, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा। ओके, तो मुकेश अंबानी के पास ताकत भी ज्यादा है और उसका फील्ड भी बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, अब क्या होगा, ये दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा। F is directly proportional to Q और क्या E। ओके, और आई थिंक आपको पता होगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? अब यहाँ से पॉसिबिलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज द F इक्वल टू KQE। KQE, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो K है ना, हम लोग क्या करते हैं, SI सिस्टम के अनुसार हम लोग इस K को जो है वो 1 मान लेते हैं। ओके, 1 मान लेते हैं SI सिस्टम को पूर्ण करने के लिए। और जब 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q और E हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और ये फार्मूला बहुत ही खतरनाक जबरदस्त फार्मूला आता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस फार्मूला को E इक्वल टू F बाई Q लिख सकते हो क्या? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है F बाई Q। अब मुझे आप बताओ कि इसका यूनिट भी हो सकता है और डायमेंशन भी हो सकता है। अगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट का, तो बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है क्या? यस, बिल्कुल न्यूटन होता है। और चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, और इसका एक और यूनिट होता है। ओके, इसका एक और यूनिट होता है जिससे आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो एक और होता है, वोल्ट पर मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों यूनिट्स है। लेकिन अगर मैं डायमेंशन का बात करूं, तो डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना रहता है। ओके, और डायमेंशन निकालने के लिए जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनको पता होगा। जो न्यू बच्चे हैं उनको थोड़ा सा, अगर पढ़े हो डायमेंशन तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। 9th क्लास वाले लेक्चर चल रहा है, जाके सीख सकते हो। ओके, तो M देखो, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है, mLT-2 होता है ना। और क्या है नीचे कूलम में, कूलम का क्या होता है, A और T होता है। ओके, तो इसको कंप्लीटली जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, mLT-3A-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना होगा आपको। ओके, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ले लिया, डेफिनेशन लिख लिया होगा। ओके, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा ये फॉर्मूलाज के बारे में आप लिख लेना। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, आप इसे लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता देता हूँ, उसके बाद जो है आप पूरा लिख लेना। इंपॉर्टेंट सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से लेके आपको बताऊंगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ आपका दबदबा रहता है, मतलब आपका क्षेत्र, आपका अपना क्षेत्र में आपको सब कोई जानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप अगर कोई नया क्षेत्र में जाते हो, न्यू एरिया में जाते हो, तो डर लगता है, कैसा आदमी है, क्या है। ओके, और अगर एक गुंडा का क्षेत्र में गए, मतलब एक मवाली जो होता है ना, उसके क्षेत्र में अगर जाओगे तो और डर लगेगा, किधर से कौन मार देगा, नहीं मार देगा। तो मुझे बताओ कि जैसे मान लीजिए कि सरघाटी आपका क्षेत्र है, ओके, और गया जो है वो किसी खुखार गुंडा का क्षेत्र है। तो जब गया जाओगे तो गया जब निकलोगे तो उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे गया पहुंचने लायक होके जैसे जैसे आप गया पहुंचोगे, वैसे वैसे आपका डर क्या होगा, बढ़ते रहेगा, क्योंकि आपका क्षेत्र खत्म हो रहा है, किसी दूसरे का क्षेत्र आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका पॉइंट बढ़ रहा है,
वैसे वैसे आपका ताकत भी घट रहा है और दूसरे का ताकत बढ़ रहा है, दूसरे का इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब क्यू नोट को हम यहाँ पर लेके आए इस पॉइंट पे, इस रीजन पे ऐसे करते हैं, ए है, बी है, सी और डी है, 4 रीजन है। तो मुझे बताओ ए पर जो है, ए पर सबसे कम इसको फोर्स लगने वाला है, किसको, क्यू नोट। लेकिन जैसे ही बी पर आएगा इसका फोर्स जो है बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, सी पे आएगा और बढ़ेगा, डी पे आएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एकदम नजदीक में आ गया है कि जैसे 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 आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करते हैं वैसे वैसे ताकत का, फोर्स का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा ध्यान से समझो, मान लो कि ये क्यू नोट, ठीक है, और ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना है, 1 है, ओके। और एक वैल्यू है, अब 0 किसी का वैल्यू तो होता नहीं, ऑब्वियस सी बात है, और एक वैल्यू है तो ये क्या करेगा, हमारा 1 है और आपका 10 है, तो आपसे हम एकदम लास्ट में हो गए ना, हम आपको बहुत ही कम है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है जैसे जैसे नजदीक जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उस पे जब फोर्स लगना शुरू होगा, फोर्स ए पर फोर्स बहुत कम लगेगा, बी पे और कम लगे, और ज्यादा लगेगा, सी पे और ज्यादा लगेगा, डी पे और ज्यादा लगेगा, और ये है कौन, सब पर क्यू नोट। तो जैसे जैसे नजदीक जाओगे वैसे वैसे आप पे फोर्स ज्यादा लगना शुरू होगा। तो इसीलिए कहा जाता है फोर्स एक्ट ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। जैसे जैसे नजदीक जाओगे वैसे वैसे आपका फोर्स बढ़ेगा, आप पे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, फोर्स आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उस फोर्स का वैल्यू बढ़ते रहेगा। इसीलिए कहते हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनवर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो इंटेंसिटी समझ गए कि जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस करने का जो ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ाना होगा, समझ रहे हो ना, और या फिर आपको ज्यादा महसूस होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बारे में आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन उससे पहले इसे आप जरूर लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। ऐसे एप्लीकेशन तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा समझना, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला आप जानते हैं, क्या है, Q1 और Q2 होता है ना। मान लो कि ये भी Q है, ये भी Q, दोनों का वैल्यू क्या बिल्कुल सेम है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना यार, हाँ जी। और इन दोनों का भी इसका डिस्टेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं KQ1 Q2 या फिर KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, ओके, नो डाउट आप जानते हो ये फॉर्मूला। बट यहाँ पे मैं एक चीज करना चाहता हूँ, आप जानते हो F इक्वल टू, हमने अभी तुरंत फार्मूला निकाला था QE, ओके, फार्मूला हमने अभी यहाँ पे जस्ट अभी निकाला था, ओके। और E इक्वल टू होता है F बाई Q, आपको भी पता है। तो क्यों ना इस F के जगह पे हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख दें, इस F का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। तो जैसे ही पुट करोगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर बाई Q, दिस इज द Q, ओके। और ये Q और एक Q कट जाएगा तो क्या बचेगा, E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। आप कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे तो वहां पे KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े इन द फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा तो इसका फॉर्मूला होगा KQ बाई R स्क्वायर, दिस इज द नोट Q स्क्वायर, याद रखिए, ओके। तो ये फॉर्मूला एक और है कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है, ये सब छोड़ दो, पॉइंट चार्ज क्या होता है नहीं होता है, वो सब आपको 12th में बताया जाएगा, ओके। तो इस फॉर्मूला को आपको जल्दी से लिख लेना है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक आध सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, तब थोड़ा सा और आपको फील आ जाएगा। तो जल्दी से है, पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है
Calculate the electric field intensity at a point distance 10 meter from a point charge of 2 coulomb in air. ओके एक 10 मीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है. ओके और उस चार्ज का वैल्यू कितना है, 2 कूलम्ब है. वहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो जल्दी से बना दो, इसमें क्या दिक्कत है, फार्मूला लिख लिए होगे ना. चलिए जी, आपके स्क्रीन पे जो सवाल है वो दिख रहा होगा, जल्दी से पढ़ो सवाल को और बनाना शुरू करो. सबसे पहले आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू भी दिया हुआ है. चार्ज कितना है, 2 कूलम्ब है. ओके और डिस्टेंस कितना है, मतलब आर कितना दे दिया है आपको, 10 मीटर. आई थिंक 10 मीटर ही है ना. हाँ जी, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो E इक्वल टू KQ/R² होगा ना यार. KQ/R² तुरंत निकाले, क्योंकि आपको यहाँ पे F इक्वल टू QE से सवाल नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है, F का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एंड E इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, यहाँ भी K का वैल्यू वही होगा. ओके इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q/R². दिस इज द मेन फार्मूला. एंड 2 बिकॉज ऑफ Q गिवन 2 एंड R² मतलब कि 100 क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है. तो ये 2 जीरो से यहाँ पे जाएगा, तो E इक्वल टू 18, 9 दूना 18, 9, 18 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम्ब. आंसर, दिस इज द आंसर, 18 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम्ब. आया क्या सबका. ओके और इसे वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट पर मीटर. क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट दोनों बता रखा है भाई, न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर. नहीं समझे क्या, आसान सवाल था यार. कैसे बना सो आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आया होगा. चलो और एक और सवाल कर लेते हैं. चलिए देखिए क्या है सवाल. Calculate the electric field intensity at a point 3 cm from point charge of 3 × 10⁻⁹ coulomb. Okay, calculate the electric field intensity. 3 सेंटीमीटर पे आपसे पूछा जा रहा है, 3 सेंटीमीटर. बनाइए. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन. ओके गिवन बहुत जरूरी है. चार्ज आपको दे दिया है 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब और आपको डिस्टेंस भी दे दिया है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3/100 मीटर. ओके अब तो क्या है, अब तो बन जाएगा यार KQ/R². ओके तो E इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू है 3 × 10⁻⁹ बाई 3/100². ठीक है, तो ये 9 से 9 कैंसिल, -9 था, ये कैंसिल हो गया. ओके उसके बाद यहाँ पे 3 3 9, समझ रहे हो, 3 3 9 खत्म हो गया ये. ओके और ये 10⁴ हो जाएगा, जो कहाँ चला जाएगा ऊपर. तो 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर. दिस इज द आंसर. बहुत आसान सा सवाल रहता है. ठीक है, तो ये 2 सवाल आपको आई थिंक समझ में आया होगा. तो जल्दी से एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा. वो हेडिंग क्या है मैं आपको तुरंत बताता हूँ. वो हेडिंग है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. जल्दी सा हेडिंग डालिएगा. इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ELF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके जल्दी से लिखिए. तो अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक और नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है क्या. ओके थोड़ा समझिएगा. एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक विजुअलाइजेशन है, एक इमेजिनरी लाइंस है. ओके जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करता है. विजुअलाइज मतलब थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है. ओके और ये कोई नेगेटिव चार्ज है. ओके और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक नेगेटिव चार्ज है. तो ये कैसे विजुअलाइज करेगा, थोड़ा समझना कि अगर मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखता नहीं है लेकिन निकलता है. बात समझे. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज बोले तो निकलना फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, आपको याद रखना होगा.
ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से निकलते हैं? पॉजिटिव चार्ज से जो है वो क्या होते हैं? निकलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, लेकिन अगर यही आप नेगेटिव का बात करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट बोले तो यहाँ पे आता है, बात समझिए। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइंस। ये एक प्रकार का इमेजिनरी लाइंस होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। ओके, और वहीं अगर मैं बात करूं इसका, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाएगा, निकलेगा, जाएगा, ऐसे ही ऐसा कुछ होता ऐसे रहेगा। बात समझे? इस तरह से। तो बताओ, एरो ऐसे लगाए ना? यस, बिल्कुल ऐसे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जा रहा है और आ किस पे रहा है? नेगेटिव पे आ रहा है। बात समझे? तो ऑलवेज नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव से निकलता है। अगर वहीं मैं एक और लूं, जैसे मान लो ये प्लस है और ये भी प्लस है, अब क्या होगा? आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे से रिपेल करना शुरू करेगा। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव लूं तो फिर वही बात हो जाएगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ऑलवेज हम लोग इमर्ज का साइन लगाएंगे, निकलने का साइन लगाएंगे, और जो है ये नेगेटिव जो है इस पे हम लोग आने का साइन लगाएंगे कि हाँ ये जो है वो आ रहा है। बात समझे? तो ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि आपको ये बताया जा रहा है कि प्लस से निकलता है, माइनस पे आता है, प्लस माइनस पे कैसे क्या होता है, नहीं होता है। ओके, तो ये जो था वो निकलने, इमर्जिंग और टर्मिनेशन का जो है वो कुछ पॉइंट्स, लेकिन पॉइंट्स कुछ और है, वो आपको लिखना होगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, एक गोला लूप नहीं बनाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस से निकला माइनस पे गया, तो ऐसा थोड़ी है कि प्लस से माइनस से फिर प्लस पे आएगा, ऐसा नहीं है। वो एक ही बार गया, कहानी खत्म हो गया। लेकिन वही अगर मैग्नेट का बात करते हो, नॉर्थ ऑफ साउथ, तो नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे आता है, और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, तो यहाँ पे क्लोज लूप बन जाता है। बट यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता है। तो नेवर फॉर्म क्लोज लूप, आपको याद रखना है। दूसरा, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करते। कट कहने का मतलब ये, एक जैसे मान लो कि इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आया और एक इधर से गया और एक दूसरे को कट कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट। ओके, और एक चीज और, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ये है और एक दूसरा है, कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा। ये प्लस और ये माइनस है, तो एक दूसरे को नेवर टच, कभी भी टच नहीं करने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो नेवर कट और एंड टच ईच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कट और टच नहीं करेगा। याद रखिएगा, कौन? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बात समझे? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी टच नहीं करेगा। और हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी हमेशा हम एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसे वेक्टर को पता चलेगा, कैसे डायरेक्शन हम इसका निकाल पाएंगे, वो चीज को समझना। जैसे मान लो हमको इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, एक जिस पॉइंट में जा रहा है उधर ही आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना होगा। ओके, और यही टेंजेंट जो है वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ रहे हो ना? यही टेंजेंट जो है वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कि एट अ पॉइंट एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जहां भी आपको ड्रॉ करना है उसके एकदम सीधा, ओके, वही चीज आपको क्या बताएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज है। दूसरा चीज एक और इम्पोर्टेंट है, ये आप छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, देखना। मान लो कि हमने एक चार्ज लिया और ये चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो निकल रहा है।
और हमने यहाँ पे 3 पॉइंट चूज किया है, 1 2 3, ए बी सी। ओके, ये एक पॉइंट है। और एक और मैंने चूज किया इधर, आपको मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूं। ओके, यहाँ पे भी है ए बी एंड सी, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इधर से ऐसे जा रहा है। तो आपको दोनों कंडीशन में बताना है कि किस स्थान पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि जैसे जैसे आप चार्ज के नजदीक आओगे आपका वैल्यू जो है वो क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो बताओ, यहाँ पे सी पे सबसे ज्यादा होगा क्या? यस, सबसे ज्यादा किस पे होगा? सी पे होगा, उसके बाद बी पे होगा और उसके बाद ए पे होगा। तो यहाँ पे सी जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये क्या है, वीकर है। बात समझे? तो स्ट्रॉन्ग और वीक अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, समझ में आता है आपको? यस, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से पता चलता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। और यहाँ पे देखो, ये क्राउड जो है, ये लाइन्स जो है बहुत ही नजदीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्षेत्र भी ज्यादा होगा, और ये जो है यहाँ पे फील्ड भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जैसे दूर गए तो ये लाइंस दूर होते गया, फील्ड वीक होते जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ए और सी बिल्कुल एक जैसा है, समझे, बिल्कुल बराबर है, लेकिन बी जो है वो क्या है, कम है। तो ए सी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे? बी से। तो इस तरह से पता चलता है कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से एक और टॉपिक मेरे माइंड में आता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए, तो मैं अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताऊंगा। कमेंट करके जरूर बताना, कम से कम 20 कमेंट आना चाहिए, 20 लोगों का यहाँ पे आना चाहिए, तभी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताने वाला। ओके, कि यहाँ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नहीं पढ़ना है। ओके, 20 लोगों का हाँ होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तब, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से अगर आप बोलोगे पढ़ाना है आपको फ्लक्स तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमारा देश का नाम रोशन करते रहिए।